हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस चैप्टर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में काफ़ी लंबा चैप्टर दिया है ये, ठीक है। और इसके बाद जस्ट आपका रिस्पायरेशन है। तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि फ़ोटोसिंथेसिस को ही पढ़ाइए, जैसे कि बहुत से बच्चों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा और बहुत से बच्चों ने फोटोसिंथेसिस का, कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कि सर फोटोसिंथेसिस पढ़ाइए। तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड फोटोसिंथेसिस की ही रही थी और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं चैनल और लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी फोटोसिंथेसिस ही बनाइए, तो इसलिए मैंने फोटोसिंथेसिस ही सही समझा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले या ये चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 बातें हैं जो ध्यान से समझो। बात ये है कि जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी इस चैप्टर में पहले मत छूना। जब मैं पढ़ा लूँगा तब एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि समस्या ये है कि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें आगे पीछे करके दी हैं, ठीक है। जैसे आप लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तो शुरुआत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो थोड़ी दिक्कत करेगी आपको आगे पढ़ने में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी एनसीईआरटी को मत पढ़िए, चैप्टर पूरा हो जाता है या अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़िए, मैं कोई नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप एनसीईआरटी अभी मत पढ़िए, कुछ देर रुक जाइए, ठीक है। जब पढ़ा लेंगे लगभग तो आप पढ़िएगा। तो फोटोसिंथेसिस डिस्कस करना है, पार्ट फर्स्ट वीडियो है, हर बार की तरह इसमें भी जितने लेक्चर्स लगेंगे करेंगे। और बस तो कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर दिया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। अब जैसा कि मेरे ख्याल से कि सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोगों ने एक फोटोसिंथेसिस की एक कॉमन डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। एक डेफिनेशन पढ़ी है और उस डेफिनेशन में हमने एक चीज़ रट लिया है कि हम कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, और इसकी वजह से हमारा प्लांट जो होता है वो फूड बना लेता है, यानी ऑर्गेनिक यानी ग्लूकोज बना लेता है। एक बड़ा फेमस सा इक्वेशन है जो सबने 8th में याद ही किया है, क्या है? 6CO2 + 12H2O, एरो पर सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर निकलता है, ठीक है। एक बेसिक सा डेफिनेशन सबने ही याद किया है, पर एक्चुअली हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है और कैसे होता है। जो हम एक रिएक्शन में पूरा पढ़ लेते हैं इक्वेशन, वो एक्चुअली एक रिएक्शन, प्लांट तो एक रिएक्शन में करता नहीं है, हम सिर्फ डिनोट करते हैं उस एक लाइन के इक्वेशन में। तो आज हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि प्लांट जो होता है वो कैसे कैसे फूड को प्रिपेयर करता है, वो कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करता है, कैसे वो CO2 को अंदर लेता है, कैसे वो वाटर को अंदर लेता है, कैसे उन दोनों को यूटिलाइज करता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन जाता है, कैसे ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इन सब के बारे में एकदम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो निकाल लो कॉपी पेन और शुरू करो। तो उससे पहले एक बार फोटोसिंथेसिस को ध्यान से देखो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को ध्यान से देखो, फोटो को ध्यान से देखो। तो इसमें ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है इसमें फोटो और एक है इसमें सिंथेसिस। अब इसमें फोटो का मतलब होता है फोटान, क्या होता है? फोटान, और फोटान का मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटान का मतलब होता है लाइट। इसमें सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, मतलब प्रिपेयर। देखो रटो मत, मैंने पहले कहा है कि रटो मत। बायोलॉजी बहुत ही आसान होता है, कहने के लिए है कि बायोलॉजी में सिर्फ रटा जाता है, लेकिन बायोलॉजी अपने आप में भी बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो बायोलॉजी को रटेगा फिर वो उसको भूलेगा, जो समझ के याद करेगा। और ख़ास बात ये है कि ये भैया बॉटनी है, और बॉटनी तो बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है। तो बॉटनी है तो थोड़ा ध्यान से और एक एक पॉइंट को समझते चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया फोटान, सिंथेसिस का मतलब हो गया प्रिपेयर। अब फोटान का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब लाइट, प्रिपेयर। इसका मतलब प्लांट जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर कर रहा है। अब क्या प्रिपेयर कर रहा है? तो इसे जब चेक किया गया तो इसे देखा गया कि उसने एक कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है। उसने चेक किया गया तो देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट बनाया गया, उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो हमें ये पता चला कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और उससे वो
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, बहुत सा कॉमन सा टॉपिक है ये, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना ये दिखता है और एक लाइन का, तो उतना आसान ये है नहीं। अब फोटोसिंथेसिस की बात आती है, तो फोटोसिंथेसिस आती है कौन करता है। जैसे हमें पता है ना, क्योंकि हमें तो शुरू से पढ़ाना है, तो जनरली देखना ही है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। अच्छा, प्लांट कैसा न्यूट्रिशन होता है? प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होता है ना, न्यूट्रिशन में आपको पढ़ाया जाता है कि हेटरोट्रॉपिक है और ऑटोट्रॉपिक है। तो प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक है। डेफिनेशन यही पढ़ते हो कि वो खुद अपना भोजन खुद बनाता है, तो वही भोजन बनाने की ही प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब देखो, प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, तो समस्या ये है प्लांट को कि इतना सब वो यूटिलाइज कैसे करेगा, उसको क्या क्या चाहिए। एक बेसिक्स आइडिया मैं ये दे दूं कि फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने के लिए एक तो CO2 चाहिए, फिर दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा सनलाइट चाहिए, और चौथा क्लोरोफिल चाहिए। हमें बेसिकली बस इतनी चीज़ की नॉलेज है, या हम इतनी चीज़ को ही पढ़ते हैं, पर क्या वास्तव में इन्हीं चारों से मिलता है? एक बार अगर ऐसा होता, अगर ऐसा ही होता, एक बार खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि अगर CO2, H2 और सनलाइट, क्लोरोफिल, अगर इसी के यूटिलाइजेशन से ग्लूकोज बनता, तो आज हम आर्टिफिशियली इतना कर सकते थे। यानी आज हम इतनी जो भोजन की कमी है वो तो होती ही नहीं, क्योंकि अगर इन्हीं चारों की मदद से होता तब तो हम आराम से कर लेते। किसी भी आर्टिफिशियली, जब हम बड़े से बड़ा रिएक्शन आर्टिफिशियली करा सकते हैं, तो ये छोटा सा रिएक्शन क्यों नहीं करा सकते? हम CO2 दे दें, H2O दे दें, सनलाइट दे दें, जितने वो नैनोमीटर की लाइट रहेगा, और क्लोरोफिल तो हम दे ही सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी तक वो कर नहीं पा रहे हैं उसको। तो समस्या क्या है उसमें? समस्या ये है कि कुछ फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कुछ एंजाइम्स लगते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स की नीड होती है। वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग के अंदर बनते हैं। अब वो लिविंग तो प्लांट है, तो वो सिर्फ प्लांट के अंदर ही बनेगा। तो इसीलिए उन एंजाइम्स की वजह से फोटोसिंथेसिस को हम बाहर यानी आर्टिफिशियली नहीं करा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, या ऐसा लगता है कि क्लोरोफिल भी शायद आर्टिफिशियली कर सकते हो, क्योंकि क्लोरोफिल तो प्लांट में बाय नेचर प्रेजेंट होता है ना। क्लोरोफिल को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो जहाँ तक है कि क्लोरोफिल भी हम आर्टिफिशियली नहीं उतना दे सकते हैं, तो शायद यही कारण है कि आज तक नहीं हुआ है। यानी इसमें एक बात और क्लियर हो गई कि इन चारों के अलावा भी कुछ और है। जैसे पिछले चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े थे ना, तो उसमें बताए थे कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें क्या किए थे कि जब देखा गया था तो उसमें देखा गया था कि कुछ मिनरल्स का भी पार्ट आता है, कुछ मिनरल्स का भी, कुछ एलिमेंट्स का भी रोल है। तो ऐसे इस चैप्टर में वही है। जब इन चारों को करा के करिए, चलिए क्लोरोफिल मान लेते हैं, मान लो एक बार कि क्लोरोफिल क्या हुआ, एक बार वो क्लोरोफिल एक कर लिए, ठीक है। अगर कर लिए एक बार, तो फिर यही आएगी क्यों नहीं हो रहा है, जब सब कुछ दे दिए तब रिएक्शन क्यों नहीं प्रोसीड हो रहा है। तो रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग हो रहा है अभी, कुछ तो छूट रहा है अभी। अब वो क्या छूट रहा है वही नहीं समझ में आ रहा था। बाद में समझ में आया कि प्लांट्स जो है अपने अंदर कुछ एंजाइम्स का भी इधर उधर करता है, एनर्जी का इधर करेगा, एंजाइम्स में चाहिए, कुछ एंजाइम्स लगेंगे जो इसको चीज़ को इसमें कन्वर्ट करेगा, इसको रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो वो तो हमें पता नहीं था। तो बाद में हमने इसे खोजा कि कुछ एंजाइम्स रहते हैं, और वो एंजाइम्स फिर जब हमने बाद में पता किया तो वो है कि एंजाइम्स तो हम बाद में दे सकते हैं। लेकिन समस्या थी एंजाइम बनेगा कहाँ? अब बनेगा तो वो लिविंग के बॉडी के अंदर ही बनेगा। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस हम आर्टिफिशियली अभी नहीं करा पाते हैं, ठीक है, वो प्लांट के अंदर ही होता है। तो एक बात अभी शुरुआत से ही दिमाग में रख लो अपने कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इन चारों पे तो डिपेंड ही करेगा मेजरली। क्या मेजर फैक्टर अगर बात करोगे, अगर मेजर फैक्टर की बात करोगे तो वो इन चारों पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन उसके बाद इन चारों के अलावा भी इसको करने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। तो मेजरली सिर्फ यही चार हैं, एंजाइम्स को हम बाद में ले लेते हैं, लेकिन बिना इनके पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इन्हीं सब चारों का नीड है और हमारा फिर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब दूसरी बात
दूसरी बात ये है इसमें कि अगर इन्हीं चारों से हो रहा है तो इनका अमाउंट भी डिपेंड करेगा कि CO2 का कितना अमाउंट चाहिए, H2O का कितना अमाउंट चाहिए, सनलाइट कितनी चाहिए, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में कितना पिगमेंट होना चाहिए, तो इन सब के अमाउंट पर भी डिपेंड करेगा। तो वो बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, उस पर चिंता ना करो, अभी उसको बाद में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जनरली प्लांट में होता है, और प्लांट में होता है प्लांट ग्रीन, ठीक, प्लांट होता है ग्रीन। तो अभी थोड़ा सा और डिस्कस करने से पहले उसको अभी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में, या अभी चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर ही देते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जनरली प्लांट हम अपने बेसिकली क्या जानते हैं, हम बेसिकली सिर्फ ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ कौन करता है, वो सिर्फ प्लांट करता है। एक बात दिमाग में रख लो, प्लांट ही नहीं करता है, प्लांट के अलावा भी वैसे बहुत से लोग हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब रीज़न है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेरित करती है, या प्लांट के अलावा भी करते हैं। तो प्लांट में वही मैंने बताया ना, प्लांट के साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो जिन जिन प्लांट में या ऐसी वो सभी चीज़ें जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो जिन जिन में होगा वो सभी के सभी क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। बात को दिमाग में अपने नोट कर लो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस जनरली प्लांट ही करते हैं। ये बात हम मानते हैं, आप भी मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट ही करते हैं। पर बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्लांट के अलावा भी कुछ लोग करते हैं। तो वो क्या फैक्टर है कि वो कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस आप एक फैक्टर डिसाइड करिए, एक फैक्टर मान लो कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जिन जिन चीज़ों में क्लोरोप्लास्ट होगा और उसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ो। अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी करके फर्दर है, उसको डिटेल में बाद में बताएंगे भी, ठीक है। तो एक बात क्लियर कर लो कि सभी प्लांट्स में जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, वो सभी के सभी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है कि अभी हम इस चैप्टर में सिंपली प्लांट को ही मान रहे हैं, ठीक है, और हम किसी को नहीं मान रहे। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का बेस है वो प्लांट है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, कोई बताए। प्लांट का कौन सा पार्ट पूरा प्लांट करता है कि रूट सिस्टम करता है कि शूट सिस्टम करता है कि ब्रांच करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। तो सबके मन में बस वही एक आ रहा होगा नाम, लीफ। भाई पत्ती राजा है प्लांट का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो इन्हीं को करना है। पर बेसिकली फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ ही नहीं करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ नहीं करता है, कुछ और लोग भी हैं, जैसे स्टेम भी करता है, ब्रांच भी करता है, रूट कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अब ये नहीं है कि सर ने बता दिया रूट कैसे करेगा तो सर गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा रूट बेसिकली कर सकता है, वैसे कोई चांस नहीं होता रूट का करने का। क्यों चांस नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, और रूट में तो सनलाइट मिलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। बट कभी कभी देखा गया है कि रूट में भी, क्या रूट का कभी मॉडिफिकेशन पड़े हो ना, कि मॉडिफिकेशन हो जाता है रूट में। तो कुछ चीज़ें फ्लूइड स्टोरेज होती है, जैसे कैरेट रूट का मॉडिफिकेशन है, रेडिस रूट का मॉडिफिकेशन है, वो तो ज़मीन के अंदर ही रहता है, लेकिन आखिर कैसे वो फूड को स्टोर करता है। तो बेसिकली कह सकते हैं, बट दिमाग में सिर्फ जैसे मैंने याद कर रखा है, ठीक है, जैसे मैंने याद कर रखा है कि रूट ऐसे हो सकता है, ऐसे तुम लोग भी याद रखो कि रूट हो सकता है पर होता नहीं है, ठीक है। तो लीफ जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, स्टेम और ब्रांच माइनर पार्ट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो लीफ होता है वो मेजर होता है और स्टेम और ब्रांच ये माइनर पार्ट होता है।
लीफ में ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम और ब्रांच में कम होता है। लेकिन एक बात और याद रखो कि होगा तो इन दोनों में भी, क्योंकि ग्रीन ये भी होते हैं, ग्रीन ये भी होते हैं। तो अब वही बात है भैया कि ग्रीन देख के मत करना, जैसे मैंने कहा ना कि ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वो प्लांट जो ग्रीन हो वो फोटोसिंथेसिस ही कर रहा होगा। कौन सा प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस? कौन सा करेगा? जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, सिर्फ वही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इन सब में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन क्या है कि इनकी थोड़ी सी सरफेस एरिया में प्रॉब्लम होती है। अभी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना तो थोड़ा सरफेस एरिया भी देखना रहता है, तो पाया तो सब में ठीक ठाक जाता है, लेकिन स्टेम और ब्रांच की सरफेस एरिया थोड़ी कम होती है, गोल होती है ना, तो सरफेस एरिया कम है। लीफ की थोड़ी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज़्यादा लीफ में होता है। बट बेसिकली एक बात याद रखो कि फोटोसिंथेसिस कैन बी हैपन इन लीफ, स्टेम, ब्रांच, इन तीनों में होता है। लीफ में मेजरली होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, स्टेम ब्रांच में बहुत कम होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में या नीट के पेपर में या कभी कभी साइड स्कूलों के पेपर में पूछ लेता है, या वो लोग अभी तो सीबीएसई ने क्या किया इस बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंज किया, तो वो एमसीक्यू भी पूछने लगे हैं। ठीक है, वो एमसीक्यू भी पूछ रहे हैं अब, तो एमसीक्यू में वो बना सकते हैं इसको कि फोटोसिंथेसिस कैन परफॉर्म्ड इन पार्ट्स ऑफ प्लांट, दे देंगे वो एक ऑप्शन लीफ, एक ऑप्शन दे देंगे स्टेम, एक ऑप्शन दे देंगे ब्रांच या स्टेम एंड ब्रांच, एक लिख देंगे बोथ और लिख देंगे ओनली लीफ। तो ऐसे वो आ सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि वो ऑप्शन में क्या दे देंगे, एक तो दे देंगे कि ए, 4 ऑप्शन क्रिएट करेंगे ना वो, तो एक में दे देंगे सिर्फ लीफ, एक में दे देंगे स्टेम एंड ब्रांच, सी दे देंगे बोथ ए एंड बी, और डी में दे देंगे ओनली लीफ। अब भैया फोटोसिंथेसिस का नाम आएगा तो जैसे फोटोसिंथेसिस का नाम आएगा तुरंत बच्चा सोचेगा फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है, लगा देगा लीफ पर, वो सॉरी हाँ, या लिख सकते हो ओनली लीफ या लीफ, ठीक है जो भी हो। अब दे देंगे ऐसे, तो तुम तो लीफ लगा के ऑप्शन में चले जाओगे, पर इसमें भी होता है। उन्होंने अभी ये नहीं पूछा है कि मेजर बताओ प्लस माइनर बताओ कि किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम। उन्होंने सिर्फ पूछा है फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है। तो भैया स्टेम में भी होता है, ब्रांच में भी होता है, लीफ में भी होता है, तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही रहेगा। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन कुछ ये हैं 1-2 नंबर के पूछा जा सकता है। तो एक बात क्लियर हो गई ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब फोटॉन, लाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर, बनना। कौन से प्लांट करेंगे? प्लांट जनरली ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। कौन से प्लांट करेंगे? जिनके प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होगा, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा, वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। प्लांट में मेजरली आपका लीफ जो होता है वो मेजर पार्ट में फोटोसिंथेसिस के पार्ट रोल प्ले करता है। स्टेम और ब्रांच माइनर रोल प्ले करते हैं, और पेपर में पूछा जाएगा तो लीफ को करना। तो अभी जो पढ़ना है वो प्लांट और लीफ में ही बेसिकली पढ़ना है, स्टेम ब्रांच सुनना नहीं पढ़ना है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा हो रहा है हम वही पढ़ेंगे, कम का तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन एक हिसाब से हो गया फोटोसिंथेसिस पे। अभी आगे और मिलता जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और हर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया? चलो, हर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, फिर आगे शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार हम अगर फिगर बना के समझाएं तो कैसा है? चलो एक बार हम फिगर बना के समझा देते हैं। फिगर बना के हम पत्ती बनाते हैं एक बार थोड़ा सा सुंदर सा। हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, बहुत अच्छी तो है नहीं, ठीक है, तो मजाक नहीं उड़ाना। अब ये लीफ हो गया, तो बेसिकली जो है इसमें सिर्फ क्या होगा, अब जैसे मान लो ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, और ये मान लो सॉइल हो गया, ये सॉइल हो गया, नीचे रूट सिस्टम, और ऊपर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शूट
सिस्टम, ठीक है, शूट सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, स्टेम हो गया, और ये क्या हो गया, ये लीफ हो गया। अब ये एटमॉस्फेयर से सनलाइट लेगा और एटमॉस्फेयर से ही ये CO2 भी लेगा, दोनों लेगा एटमॉस्फेयर से ही। वाटर कहाँ से लेगा, वाटर तो ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर किससे जाएगा, जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्लोरोफिल तो क्या है, क्लोरोफिल तो इसके अंदर ही प्रेजेंट है, और इसी में कुछ इसके पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जो उस प्रोसेस को क्या करेगा, गवर्न करेगा। तो यही एक पूरा प्रोसेस है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, देखो अभी हमें क्या पढ़ना है कि कैसे पानी यहाँ से यहाँ गया जाने का। अब इसमें इतने में क्या हुआ, इस पत्ती में ऐसा क्या क्या घटनाएं घटी जिससे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनकर तैयार हो गया। अब तुम सोचो सिर्फ इसी एक पत्ती के लिए हमें पूरा पढ़ना चैप्टर है, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यही बेसिकली बात पढ़नी है, इसको बना लो। और अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस एक तरह का एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एनाबॉलिक जो होता है, एनाबॉलिक बोलो या एनाबॉलिज्म बोलो। मेटाबॉलिज्म में क्या बताया गया था, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में किसी चीज़ के ब्रेकडाउन होता है और एनाबॉलिज्म में किसी चीज़ की सिंथेसिस होती है, मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल करके और किसी चीज़ की हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या है कि सिंपल चीज़ों का लेते हैं हम, सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम, सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से हम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हैं। अब जैसे सनलाइट CO2 H2O तो एकदम सिंपल है ना, लेकिन अभी हम ग्लूकोज बनाएंगे तो वहाँ C6H12 वो 6 बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हम सिंपल सी चीज़ों का लेके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी सिंपली बेसिकली इतना जानो कि एनाबॉलिक में, एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में कुछ बनता है, बाकी नाम में ही सिंथेसिस है। पहला पॉइंट हो गया, ये क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्या होता है, 9th में ही पढ़े होगे या 10th में ही पढ़े होगे। एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट देनी पड़े, सनलाइट किस फॉर्म में आ रहा है, हीट की फॉर्म में आ रहा है, तो अगला क्या हो गया कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इतना क्लियर हो गया। तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो क्यों है। तीसरा ये है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी क्वेश्चन जब लिखेंगे ना तो वहाँ समझाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है। बस याद करो अभी, यार समझ लो ऐसे, फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है। और लास्ट हो गया कि हम कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हम कंजर्वेशन पढ़े थे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नॉट बी फॉर्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक बेसिकली सबके बारे में एक लॉ पढ़ते हैं। तो एनर्जी वाकई, क्योंकि यहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो यहाँ हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम सनलाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, तो एनर्जी हम उसको ट्रैप कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस एनर्जी को किसी फॉर्म में चेंज करना है ना, क्योंकि हमें लॉ भी तो सेटिस्फाई कराना है, लॉ वायलेट ना कर जाए, इसलिए हमें उसको भी सेटिस्फाई कराना है। तो हम उस सनलाइट की एनर्जी को, यानी उस लाइट एनर्जी को हम चेंज करते हैं, हम नहीं, प्लांट उस लाइट एनर्जी को, प्लांट जो होता है केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। क्या आई बात समझ में? जितना मैंने बताया उतना आया समझ में? कोई डाउट है उसमें कि सनलाइट जो एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उसको प्लांट चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतना क्लियर है? अब इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट एक है कि जब एनर्जी कन्वर्ट होती है, जब एनर्जी
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है। ये लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कुछ मात्रा में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लॉस्ट, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। अब वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी तो वो किस फॉर्म में होगी या कहाँ यूटिलाइज होगा अभी डिटेल सब मिलेगा, लेकिन एक बेसिकली जानो कि जब भी एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो वो लॉस होती है। इसका बेसिकली एग्जांपल तुम्हारे घर पे पंखा है या बल्ब है, ठीक है। जो बल्ब होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो बल्ब में जलने के लिए आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब जब बल्ब ज़्यादा देर तक जलाओगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है या लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। लाइट की बात करें तो लाइट में कर रहा है, फैन की बात करें तो मैकेनिकल में कर रहा है। तो अभी बेसिकली हम लाइट की बात करते हैं। बल्ब में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, बल्ब जो है वो तुमको लाइट एनर्जी दे रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हुई, लाइट एनर्जी में, लेकिन बल्ब छूने पे गर्म भी हो जाता है। पॉइंट है ना। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है बल्ब के पास वो लाइट में तो कन्वर्ट ही हो रही है लेकिन कुछ फॉर्म में लॉस्ट भी कर रही। तो बल्ब के केस में एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म करती है, इसलिए बल्ब को टच करते हो तो क्या होता है, वो हीट निकलता है। ऐसे पंखे की बात कर लो, पंखा भी देखो गर्म हो जाता है। तो ऐसे इतना है कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो अपने आप को हीट लॉस करेगी। क्लियर है इतना बात, ये इतना नोट हो गया अपना। अब जरा इन सब का मेन, फोटोसिंथेसिस का मेन क्या, कौन है फोटोसिंथेसिस का मेन? फोटोसिंथेसिस का मेन जो इक्वेशन पढ़ते आए हो ना, C6CO2 + 12H2O गिव्स सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 बन जाता है, O2 बन जाता है। तो अब ये इसका हम बेग इक्वेशन वहाँ पे हमला बोलते हैं। तो इतना नोट कर लो, अगला जो है वो हम मेन इक्वेशन पे हमला बोलते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं अपना सबसे मेन इक्वेशन पे, फोटोसिंथेसिस की जान, जो हम बचपन से 8th 9th 7th से जो पढ़ते आ रहे हो। अब बोर्ड पे क्या है, 2 इक्वेशन दिख रहा है फोटोसिंथेसिस का, तो कौन सा है? मेरा क्वेश्चन ये है, 8th से पढ़ते आ रहे हो ना, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है, पहला है या दूसरा है या दोनों नहीं है या दोनों सही है या एक गलत है एक सही है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है और कौन सा नहीं है, ए और बी। आपको पेपर में ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लिख देगा। और अब तो असर्शन रीजन भी आ रहा है, तो तैयार रहो इसके लिए। लिख देगा कि मतलब पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट, लिख देगा ए, एक लिख देगा बी, और एक लिख देगा बोथ, और एक लिख देगा नन ऑफ या बोथ ए एंड बी। तो बताओ, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो और बताओ कि कौन सा इक्वेशन सही होगा। और आप लोग भी कमेंट करिए जल्दी से, तुरंत इसी समय कमेंट करिए कौन सा इक्वेशन सही होगा। मेरे बताने से पहले बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए मतलब ये, बी ये, दोनों इक्वेशन, या इन दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इक्वेशन सही होगा। बाकी तुम लोग भी बताओ। चलो, बहुत सारे लोगों ने, मुझे जहाँ तक अनुमान है, लगाया होगा थर्ड, बोथ ए एंड बी। क्योंकि अच्छा, जिनको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा वो चौथा ऑप्शन देख के थोड़ा डरे भी होंगे, नन ऑफ द अबव है तो अरे कुछ छूट तो नहीं गया, ऊपर सर ऑप्शन में दिए या पेपर में ऐसा आया है तो कुछ छूट तो नहीं गया होगा उसमें। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है कि वो एक ऑप्शन देख के डर जाते हैं कि नॉन ऑफ द अबव तो शायद हो सकता है। तो इसमें से क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रखो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर रखो किसमें नहीं है, यानी चौथा तो ऑप्शन तो नहीं होगा। अब जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा उसको लगा होगा दोनों में क्या अंतर, दोनों में सब सेम तो ही है, कुछ दिक्कत तो दिख नहीं रही है दोनों में, इक्वेशन दोनों का सेम है। अब बहुत कम ही लोगों ने इक्वेशन ए या बी, ए या बी, ए या बी, ए या बी, ए इज राइट ऑप्शन,
इज राइट ऑप्शन। तो आप लोगों ने भी सही बताया था, देख लीजिए आप लोगों ने भी सही बताया था या नहीं। तो अब सर ये क्या है, इक्वेशन तो दोनों सेम है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ो और धीरे पढ़ो। जो भी पढ़ो उतना समझ में आ और उतना किसी को समझाया बता ले जाओ, उतने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई बजा ना सके। इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन को ध्यान से देखो। तुम्हारे पास 6CO2 था, 6CO2 है, 12H2O है, 12H2O है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन। अब लोगों कहेंगे कि वाटर क्या है, वाटर। लेकिन बात यह है कि हमें बैलेंसिंग सिखाई गई थी, जितना हो एटम, क्योंकि बताया ना कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 2 24, यहाँ पे कितना है, 12 ही है। तो ये क्वेश्चन तो बैलेंस नहीं है, यानी एटम का जो नियम है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो तो गलत हो गया ना, वो फेल हो गया, यानी उसने इसको वो कर दिया। अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो, इसीलिए ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलत होगा। एक तरह जानो कि क्योंकि वाटर यूटिलाइज हुआ है तो वाटर बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि 12H2O इधर था तो 6 घुमा के इधर लिख दिया तो इधर 6H2O कर दिया। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ पे 12H2O है, यहाँ पे 6H2O है, इस 6H2O को यहाँ ले आए तो 12 - 6, और इसको हम लिख लें, या इसको रहने देते हैं, नीचे वाले में लिख ले देते हैं यहाँ 6H2O। तो ये भी रिएक्शन सही है, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। एक रिएक्शन अभी ऐसे और बन जाए अगर, ठीक है, एक रिएक्शन अभी ऐसे मैं और बना दूं, कैसे, यहाँ पे इसको 12 रहने देते हैं और एक C बना देते हैं हम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पॉसिबिलिटी लेके चलिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लेकर ही चलो। C6H12O6 प्लस 6O2, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। बहुत से बच्चों को लगता है ये भी सही है, यहाँ पे सब कंडीशन वही है, क्लोरोफिल सब दे दिया है। तो अब बताओ, अब यही फिर से होगा कि कौन सा इक्वेशन सही है, तो कहोगे कि सभी सही है बस। लेकिन याद रखो कि इसमें से जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि एटम बैलेंस होना चाहिए, यानी वाटर का निकलना जरूरी है। एक बात अपने दिमाग में लिख लो कि वाटर का निकलना मस्ट है फोटोसिंथेसिस में। अगर वाटर यूटिलाइज हो रहा है तो वाटर निकलेगा भी, और बाकी का रेस्ट का दोनों इक्वेशन, ये भी और ये भी गलत है। तो ये वाली टेक्निक तो मत लगाना कभी भी कि इधर 12 6H2O था तो इधर घुमा दिया तो 6H2O हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट को 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए ही चाहिए उसको। ये उसके साथ वो शर्त नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो, ठीक है। 6 CO2 के साथ उसको 12 H2O चाहिए ही चाहिए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो समझ में आ गया ना कि लास्ट का दोनों रिएक्शन नहीं काम का है, ठीक है। तो लास्ट वाला मिटा देते हैं हम। यानी सही जो है वो सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला ही है। तो फर्स्ट वाले के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जब फर्स्ट वाला ही सही है। अब फर्स्ट वाले में देखो, सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? लिख दिया है कि 6CO2 प्लस 12H2 एरोपिक सनलाइट क्लोरोफिल गिव 6CO2 ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी ऑक्सीजन और वाटर। अब क्या ये एक रिएक्शन जो पढ़ते आए हो ये इसी में हो जा रहा है प्लांट, ऐसे कर ले जा रहा है प्लांट? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक तुम रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये एक रिएक्शन है जो हमें याद करना है या रखना है। पर इस रिएक्शन के अंदर इतने सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर इतने सारे रिएक्शंस चल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है। तो वही अब इस रिएक्शन के अंदर घुसना है हमें कि उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात और है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन अभी एक बात इसमें अपने दिमाग में अभी बैठा लो। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब प्लांट का, आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या निकला है, तो जो प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन जो है वो उसका
बाई प्रोडक्ट है। मतलब प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, पर उसी में ऑक्सीजन भी धीरे धीरे क्या होता है, निकल जाता है। प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं। तो ये मानसिकता छोड़ दो कि प्लांट ऑक्सीजन बनाता है हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, ऐसा नहीं है। प्लांट की मजबूरी है। और इसी में पढ़ोगे एक टर्म आया है फोटो रेस्पायरेशन, एक टर्म आया है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो प्लांट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन का निकलना ज़रूरी है और ये कैसा बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि इसका फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है और बाई प्रोडक्ट तुम्हारा ऑक्सीजन है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसमें एक बेसिकली बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि ऑक्सीजन किससे आया है, CO2 से आया है कि H2O से आया है? क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो CO2 में भी है, ऑक्सीजन तो H2O में भी है, तो ऑक्सीजन आया किससे? मतलब ये ऑक्सीजन किससे निकला है, इससे निकला है कि इससे निकला है? तो कॉपी में नीचे कहीं पे अपना वही पुराना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालिए और लिखिए कि ऑक्सीजन जो होता है वो H2O से निकलता है और C6H12O6 CO2 से बनता है। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग को इसमें दिख रहा होगा साफ कि हो क्या रहा है, इसमें कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जुड़ गया है इसमें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, बोलो, यानी इस CO2 में, या इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखे कि इस CO2 में, इस CO2 से बना है C6H12O6 और H2O से बना है O2। तो ये ऑक्सीजन किससे आया है? H2O में से ऑक्सीजन गया है, CO2 में से नहीं गया है, याद रखो। तो इस CO2 में हाइड्रोजन जुड़ा, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? बोलो जल्दी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। अब देखो दूसरा, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है अब ये भी चेक करना है, क्योंकि अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन बाजू वाले में देखो, इसमें देखो भैया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो नहीं रहा है, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, वाटर में था हाइड्रोजन, बट अभी नहीं है क्योंकि आया तो इसी से है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना रेडॉक्स रिएक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है कि ये दोनों क्या बन जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो बाई प्रोडक्ट है, ग्लूकोज इसका मेन प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन जो निकलता है वो H2O से आता है और जो ग्लूकोज बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। अभी इतना चीज़ दिमाग में अपने बैठा लो, क्योंकि अभी आगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ाएंगे तो बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो आता है वो वाटर से, ग्लूकोज जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीजन गैस बन जाता है। और इन दोनों को फर्दर मिला देंगे क्योंकि एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियस हो रहा है, तो इसलिए उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब अगर समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ फर्दर और इसके बाद बचते हैं। जैसे कुछ NCERT में इसने एक्सपेरिमेंट दिया है,
तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था, अभी इतना करे रहो, और कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो पॉइंट में खूब पूछ लेना, ठीक है। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इंट्रोडक्शन लेक्चर था तो इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करके, तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। और फिर नेक्स्ट हम एक एनसीईआरटी के नहीं अपने हिसाब से चलेंगे, पर हम अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो कुछ बच्चों को करेंगे कि सर ने छोड़ दिया वो, तो पहले हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन इस पार्ट में शुरुआत में हम कर देंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, या वीडियो के एंड स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। अभी जब भी वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन बाद में क्वेश्चंस या तो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अगर वीडियो के स्टार्टिंग में लगा दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तो डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में लगा देंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन दे देंगे, एमसीक्यू भी रहेगा और वो भी रहेगा। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।